ओम शांति। प्रिया बहन ने मुझे वो 93 का दिन याद दिला दिया। और मैं एक कनेक्शन की बात सुनाती हूँ कि जब जब ऑलराउंडर दादी मधुबन आते थे तो इंद्रप्रस्थ ही एक स्थान था दादियों के लिए, तो इंद्रप्रस्थ में रहते थे। और हम कभी दिल्ली भी जाते थे तो दादी हमेशा पांडुभवन में वेलकम करते थे। तो मुझे जब भी मिलते थे वो मेरी पुरानी सखी आई ऐसे करके मुझे प्यार करती थी। तो एक बार किसी ने कमेंट किया कि ये तो इनको ही दादी जान की समझ रही है, बाल तो सफेद थे। ना ये मेरी पुरानी सखी है, पिछले जन्म की। वो दादी हमेशा ऐसा कहती थी। और जिस दिन हमारा समर्पण समारोह था उस दिन दोपहर को दादी सीरियस हो गई। तो डॉक्टरों ने बड़ी दादी को बुला लिया कि दादी आप आ जाओ, ये कभी भी जाएगी, इसलिए आप छुट्टी देने के लिए आ जाओ। दादी जी दोपहर को 2:30 बजे के करीब चंद्रमणि दादी मोहिनी बहन सभी गए हॉस्पिटल में। और दादी दृष्टि दिया और दादी वापस आ गई। तब तक उसने अपने श्वास को थमाए रखा जब तक हमारा समर्पण समारोह पूरा न हो जाए। रात को 10 बजे जब मेरे लौकिक वाले रूम में चले गए तब 10 बजे उन्होंने शरीर छोड़ा। आप सोचो अगर दादी चली जाती थी तो समर्पण समारोह नहीं होता, मेरा और कोकी का ही समर्पण समारोह होता तो नहीं होता। तो फिर दूसरे दिन बाबा का आना था दादी का। तो दादी आई ही थी शरीर छोड़ने के लिए, मधुबन जाना है मुझे शरीर छोड़ने के लिए। जगदीश भाई साहब उसको लेकर के आए थे मधुबन। तो एक कनेक्शन की बात। और दूसरे दिन बाबा ने भी बोला स्वयं चोला छोड़ना और स्वयंवर समारोह, ये दोनों का आपस में कनेक्शन था। तो ऐसे दादी के साथ पिछले जन्म का ही कोई हिसाब होगा, क्योंकि यज्ञ के अंदर मैं 81 में ज्ञान में आई, लेकिन 85 में जब मैं पढ़ाई पूरी करके मधुबन आई तो बड़ी दादी ने मुझे दादी जानकी के पास रख दिया। मैं कुछ लक्ष्य लेकर के नहीं आई थी, जहाँ दादी मुझे भेजे वहां मुझे सेवा पर जाना है, ये एम लेकर के आई थी केवल। और मैं अव्यक्त बाप दादा से मिली। अभी मैंने दादी जानकी के पास सेवा नहीं शुरू किया है। मैं अव्यक्त बाप दादा से मिली तो बाबा ने मुझे वरदान में कहा हिम्मत वाली हो, भाई तो दिल में भाई तो नहीं है, बहादुर हो ना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया बाबा को। बाबा ने कहा वहां तो करके 20-25 होंगे, लेकिन यहाँ बेहद का परिवार मिल गया, कितनी खुशी की बात है। फिर कहा जहाँ भी जाओ, जिस देश में भी जाओ, अपना ही परिवार है। हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप सदा है ही। ये वरदान बाबा ने मुझे 85 में दिया। और सभी ने सुना, क्योंकि सभी बैठते थे तो कईयों ने मुझे कमेंट किया कि बाबा आपको विदेश भेजना चाहता है। मैंने कहा मुझे कोई लक्ष्य नहीं है विदेश जाने का, जहाँ आवश्यकता है, जहाँ दादी मुझे भेजेगी वहां मुझे जाना है। क्योंकि बाबा ने वो देश शब्द का प्रयोग किया ना, जिस देश में भी जाओ अपना परिवार है। तो उसके आधार से लोगों ने समझा। और फिर उसके बाद दादी जानकी की सेवा मिली तो और पक्का हो गया कि अब तो दादी जानकी उसको विदेश ले जाएगी। लेकिन नहीं, 10 साल मैंने इंडिया में, दादी आती थी तो मुझे मधुबन बुलाया जाता था। बड़ी दादी ने कहा कि तुम दादी की सेवा में रहो। तो ऐसे 10 साल बड़ी दादी मुझे जहाँ प्रोग्राम देती थी कि आपको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मैं जाती थी। और दादी आती थी तो मुझे बुला लेते थे।
लेकिन 10 साल के बाद अचानक दादी जानकी ने कहा कि तुम अपनी वीजा निकालो। अभी वीजा निकालने के लिए पेपर वर्क तैयार करना पड़ता है, अनुभव कुछ भी नहीं। तो जब मैं दिल्ली पहुंची हूँ तब मैंने कहा कि भाई मुझे लेटर किस प्रकार से मिलेगा, क्या है। तब दिल्ली से किसी को फोन किया, उसने लेटर भेजा। लेकिन अमेरिका की वीजा, आप जानते हो कि पटेल लोगों को अमेरिका की वीजा मिलना मुश्किल होता है। और मेरे फॉर्म में भी पटेल की सरनेम के ऊपर राउंड रेड पेन से राउंड किया था ताकि देने वाले को पता चले कि ये पटेल है। तो मुझे 20-25 प्रश्न पूछे होंगे और वहाँ उसी समय ऐसे होता था कि आपको उसी समय कह देते थे आपको वीजा लग गया, शाम को पासपोर्ट ले जाना, वो कह देते थे। और मुझे बोल दिया शाम को 4 बजे के बाद आकर के पासपोर्ट ले जाना। तो तभी मैंने देखा कि पहली बार 6 महीने की वीजा देते हैं और मुझे 1 साल की वीजा दिया। और मैंने बाबा को यही कहा था कि बाबा अगर आप सेवा समझते हो तो ले जाना, बाकी मुझे कोई जाना ही है, डेस्परेट नहीं है। और तुलसा दादी ने, क्योंकि दिल्ली में थे, मैं दादी की दृष्टि लेकर के गई और दादी ने मुझे एक बात कही थी, प्रश्न पूछे ना तो ये नहीं जताना कि आप जाने के लिए बहुत इच्छुक हो, न्यूट्रल होकर के जवाब देना। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कोई भावुक हो जाते हैं। तो मैंने एकदम साक्षी होकर के जो पूछा, और उन्होंने बहुत करके ब्रह्मा कुमारी के बारे में ही प्रश्न पूछे थे। तो वो एक चांस था बाबा का यज्ञ की बातें सुनाने। ऐसे 95 में मैंने पहली बार वीजा ली थी और मेरा पहले लंदन गई मैं दादी के साथ, और वहां से फिर दादी ने अमेरिका जा रही थी तो दादी ने कहा कि तुम लौकिक वालों की सेवा करो जाकर। अभी कई लौकिक के साथ हमारा कोई इतना, क्योंकि मधुबन में आ गई थी 10 साल से, तो कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था। लेकिन दादी ने कहा नहीं, सब जगह जाना है आपके लौकिक में। और हमारा मेजॉरिटी परिवार लौकिक में, इंडिया में तो मुश्किल है कोई, मैं और गोपी ही है इंडिया में तो। लेकिन विदेश में गई, जहाँ सेंटर होता था वहाँ मैं कहती थी नहीं मैं सेंटर करूँगी, लौकिक में नहीं रहूँगी। बहुत मुश्किल होता था क्योंकि ज्ञान में चलते नहीं चलते, उनकी धारणा क्या, हमारी धारणा क्या। लेकिन फिर भी दादी की बात को फॉलो किया। बाद में मैं 2 मास के लिए गई थी। फिर उसके बाद दोबारा वीजा लेना पड़ा। तो ऐसे दादी जानकी ने मुझे कैसे यूज किया, स्पेयर व्हील की तरह, जहाँ अटक गया वहाँ प्रवीणा चाहिए कैसे। तो बाहरीन का भी ऐसे ही हुआ। गुलजार दादी जी दुबई की मिडिल ईस्ट की टूर पर थे और दुबई से दादी को बहरीन जाना था। तो यहाँ जगदीश भाई साहब सीरियस हो गए, 2001 की ये बात है। तो दादी जानकी ने सोचा अब गुलजार दादी का प्रोग्राम बना हुआ, सेंटर नहीं है बाहरीन में, सेंटर नहीं है। और दादी ने एक युगल था लंदन का, वो हर साल बाहरीन जाते थे क्योंकि वो बहन के भाई सब वहाँ थे। तो उनको दादी ने बोला कि आप रेंट पर एक अपार्टमेंट लो, मैं बहन को बेचूंगी, सेवा सेंटर खोलना है वहाँ। तो दादी के जाने के, दादी के साथ अरुणा बहन थी, वो ट्रैवल कर रही थी। तो दादी के साथ दादी जब वापस आ गए दुबई से, तो बाहरीन में कौन जाए, कौन सेवा करे। तो फिर मैं ही सामने होती थी। तो दादी मुझे कहती तुम बाहरीन जाओ। मैंने कहा दादी मेरा इंडियन पासपोर्ट है, वीजा कैसे मिलेगी। मिल जाएगी। वहाँ फिर दादी ने उन लोगों को बोला कि आप ऐसे ही वीजा, मुझे कहा तुम अपना पासपोर्ट डिटेल भेजो और वीजा बना ले। इजी में इजी अगर वीजा मिलती है मिडिल ईस्ट कंट्री में तो वो थी मेड वीजा, काम वाले की वीजा मिलती थी जल्दी में जल्दी, 4 दिन में 5 दिन में वही वीजा मिल सकती थी। तो मेरी मेड वीजा बना दी।
अब मुझे तो उस समय पता नहीं था कौन सी वीजा बन रही, क्या वीजा आ गई चली गई, लेकिन फिर बाद में देखा तो वो मेड वीजा थी। कहने का भाव था कि वहाँ सेवा करना, सेंटर नहीं हो वहाँ सेवा करना भी बहुत टफ होता है। एक माता जो बोरीवली में अश्विन भाई है ना, उसकी बहन 12वीं में थी और वो बहुत भावना वाली थी। वो ज्ञान में कैसे चलती थी, अपने सेंट बोरीवली जब इंडिया आती थी तो पुरानी मुरलियाँ ले जाती थी, वो मुरलियाँ पढ़ती रहती थी, लेकिन उनकी धारणा कितनी है क्या है हमें कुछ नहीं पता, और कोई स्टूडेंट्स नहीं थे और वहाँ हमको शुरू करना है। तो गुलजार दादी का जो प्रोग्राम बना हुआ था वो प्रोग्राम हमने किया और फिर वहाँ ही कोर्स का अनाउंसमेंट किया और फिर सेवा आरंभ की। तो ऐसे वहाँ भी बहुत अपार्टमेंट में होता है, जैसा स्थान होता है वैसी सेवाएं भी होती हैं। वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव रहे कि हमारे पास वहाँ का पैसा नहीं है और मैं और अरुणा बेन दोनों ही थे। हम लोगों ने ठान लिया कि हमको पाउंड्स यूज नहीं करना है, उनके देश के ही पैसा किसी न किसी को सहयोगी बनाएंगे। एक प्रोग्राम हम लोगों ने अरेंज किया 3 दिन का। अब 3 दिन का प्रोग्राम अरेंज करना और वो लोग जॉब से आएंगे तो कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है। हमारे पास 4x4 का किचन, छोटा सा किचन, छोटा सा अपार्टमेंट, तो कैसे करें? तो फिर दादी को बोला, दादी अरुणा बहन ने हिम्मत करके कहा दादी हम बाहर से ऑर्डर करें क्योंकि हमारे पास तो साधन भी नहीं है, राशन भी नहीं है। तो दादी ने कहा कि ठीक है, लेकिन टोली बाबा के घर की हो। तो ऐसे करके कैटरिंग मुझे हर महीने का राशन भर के देता है, तो मुझे कोई नुकसान गया क्या? हाँ, वो 2 रोटी खाएगा और क्या खाएगा। तो बाबा कहते पहले खिलाओ अपने आप को, बाबा से चुपते करेगा, हमारा क्या जाता है, बाबा बैठा हुआ है। ऐसे ही डालस में सेंटर खोला। अब डालस में जब सेंटर खोला तो पहले दादी ने मुझे मेरी लौकिक बहन के पास भेजा कि तुम्हारी बहन है वो लंदन में ज्ञान में चलती थी, इसलिए दादी को पता था कि उसके घर में रह करके ये सेवा करेगी। तो पहले उसके पास भेजा मुझे महीना कि तुम जाओ और सेवा करो, मुझे डालस में सेवा सेंटर खोलना है। न जान न पहचान न अनुभव, कहाँ सेवा करे, कैसे सेवा करे। फिर दादी ने मुझे मतलब एक दिन मेरा जीजाजी न्यूज़ देख रहे थे, अब वो न्यूज़ के अंदर कोई मर्डर केस की एडवर्टाइजमेंट आ रही थी, नीचे में एक मोबाइल नंबर आ रहा था। तो मुझे बुलाया फटाफट कि तुम आओ, ये समाचार सुने, नंबर नोट करो। हमने नंबर नोट किया, कहते अभी फोन करो उसको। तो वो फैमिली को हमने फोन किया, मर्डर केस था, बहुत ही सैड एटमॉस्फेयर होता है उनके घर में। हमने कहा कि आपका एडवर्टाइजमेंट का हमने देखा कि आप जिस दिन आपका फ्यूनरल हो ना उस दिन हम आना चाहते हैं। मैं खुद ही फोन कर रही हूँ, मैं कहती हूँ भारत से बहन आई हुई है और श्रद्धांजलि देने आना चाहती है, तो आपका फ्यूनरल कब है? तो कहते बहन अभी फाइनल नहीं है, तो हम आपको फोन करेंगे। हमारा नंबर उसके पास गया तो उसने नोट कर लिया और फ्यूनरल के अगले दिन हमें फोन किया कि ये दिन कल हमारा फ्यूनरल है, आप आओगे? मैंने कहा जरूर आऊंगी। जब मैं फ्यूनरल होम में पहुंची तो वहाँ तो बैठने का होता है, बाकायदे चर्च बिल्डिंग होती है, इतना बड़ा फ्यूनरल होम था, 500 लोग बैठ सकते थे, इतना बड़ा हॉल था। और वो भाई बहुत नामी ग्रामी होगा, पेट्रोल पंप थे उसके, वो बच्चा पेट्रोल पंप पर ही उसका मर्डर हो गया। तो मैं गई तो इतनी बड़ी सभा देख करके थोड़ी नर्वस हो गई। अब क्या बोलने का, बाबा का आह्वान किया, बाबा ने वरदान दिया था ना, हिम्मत बच्चे तो मदद बाप है ही। मैंने बाबा को
आह्वान किया और मेरा नाम जब बोला, मुझे 15 मिनट दी थी बोलने के लिए, और मैंने बाबा को कहा, बाबा आपको जो सेवा समय हुई वही शब्द बुलवाना और आप आकर के सेवा करके जाओ। सचमुच में जो बाबा कहते हैं ना कि मैं आकर के सेवा करके जाता हूँ, मैं कंप्लीट ब्लैंक थी। बाबा ने जो बुलवाया वो बोला। फिर मैं आरती के पास गई, मैं केवल एक फूल लेकर के गई थी क्योंकि वहां तो बहुत बड़े बड़े बुके ले आते और वो सब बाहर ही रखते हैं, किसी को अंदर चर्च में लाने का अलाउ नहीं था। लेकिन मेरा एक फूल था, इसलिए उन्होंने नोटिस नहीं किया। तो मैंने वो आत्मा को मना, आत्मा तो निकल गई थी, अर्थी को ट्रस्टी दिया और वो फूल मैंने उसके रखा, यहाँ रखा और मैंने बस बाबा को याद किया, शांति में जाकर के अपनी जगह पर रह गई। लेकिन जब मैं बोल रही थी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस थी। फिर ये सब क्रियाकर्म पूरा करके मैं वापस घर गई। घर भी 45 मिनट्स दूर था। मैं जब घर गई तो उन्हों का फोन आया वो परिवार से कि बहन शाम को आएंगे। जब आपने बोला तो हमें बहुत शांति का अनुभव हुआ, बहुत शक्ति का अनुभव हुआ, आप आएंगे। मेरे को तो चांस ही चाहिए था, है ना, सेवा कहीं से तो शुरू करनी थी। तो उस समय 70 पीपल ने कोर्स किया। अमेरिका में कहीं रिकॉर्ड एक साथ 70 लोग कोर्स कर, पहले दिन तो 125 लोग थे क्योंकि इधर उधर से आए हुए लोग भी होते हैं ना, लेकिन मेरा इंतजार करते थे लोग। और फिर जब अगस्त मास था तो मोहिनी दीदी को भी बुलाया और राखी के बहाने दीदी भी आए और मुझे $1000 का चेक दिया था उन्होंने कि मेरे पहले महीने का किराया आप सेंटर शुरू करो। तो बाबा कैसे सेवा शुरू कराता है। अभी मेरा तो मैं वहाँ ज्यादा रह नहीं सकती हूँ, विजिटर वीजा पर जाती हूँ। तो फिर मोहिनी बहन को हैंड ओवर किया कि अभी आपको जैसे करना है। फिर भी मोहिनी बहन के पास भी हैंड्स हो तो सेवा करे ना, वो भी होता है, विदेश में कोई हैंड्स नहीं होते। अगले साल फिर दादी ने मुझे कहा कि तुम वापस जाओ। अब मेरी बहन को और जीजाजी मधुबन आए तो उनको बोला कि आप लोग अपार्टमेंट लो और सेवा शुरू कराओ। तो उन्होंने अपार्टमेंट लिया किराए पर और मुझे कहा तुम जाओ वापस। तो अपार्टमेंट में बहुत पुराना अपार्टमेंट लिया क्योंकि 8-10 स्टूडेंट तो थे, इधर गयानीज थे, 2 कपल गयानीज थे और 2 कपल इंडियन थे। तो ऐसे उन्होंने सभी ने मिल करके फाइनलाइज किया कि हम कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे, कम से कम रेंट तो भर जाए इतना, हम सभी ने मिल करके फाइनल किया था। तो अभी सेवा करनी है वहाँ, तो धीरे धीरे एक दूसरे से कांटेक्ट से सेवा तो प्रारंभ की। अपार्टमेंट में सेवा नहीं होती है क्योंकि वो विदेश है, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। तो मैंने एक दिन दादी को फोन किया कि दादी ये अपार्टमेंट में सेवा का थोड़ा माहौल ठीक नहीं लगता है, तो कहीं घर लेने की परमिशन हो। तो दादी मुझे पूछती है तुम्हारी बहन का घर कैसा है। इसलिए क्या दादी उसका घर तो बहुत बड़ा है, उसके बच्चे कितने हैं। मैंने कहा दादी एक ही बेटा है उसका। कहते हैं एक बेटा अपने माँ बाप के लिए इतना बड़ा घर बना सकता है, इतने सारे बाबा के बच्चे क्या बाबा के लिए एक घर नहीं बना सकते हैं। ये बात तुम लोगों को सुना नहीं सुना है क्लास में। क्लास कोई खास बड़ा नहीं था, 10 लोग ही थे। तो उन लोगों को लग गई ये बात दिल में ना। तो मेरे जीजा जी ने भी ठान लिया कि हम कैसे भी करके बाबा का घर बनाएंगे। सब लौकिक वालों को बोला कि हमको बाबा का घर बनाना है। वहाँ क्या होता है कि डाउन पेमेंट देना वही एक बड़ी बात होती है। वो डाउन पेमेंट के लिए तो कोई ना कोई सहयोग दे देगा, लौकिक वाले कोई 500, 1000 कोई ना कोई दे देते।
तो इस रीति से उन्होंने सहयोग दिया, घर बनाया। और मैं तो वहां रही नहीं, क्योंकि मैं तो वापस चली गई, क्योंकि मेरे पास तो इंडियन पासपोर्ट, वीजा तो होता ही नहीं है जाते। तो वहाँ घर जल्दी बन जाता है, हमारी तरह फाउंडेशन उठाना ऐसा नहीं होता है, लकड़ी के घर होते हैं, जल्दी बन जाते हैं। फिर दादी ने लंदन से एक बहन को भेजा, क्योंकि उसको आर्थराइटिस की बहुत तकलीफ थी वहाँ लंदन में, क्योंकि ठंडी बहुत होती है। तो दादी ने फिर वहां से भेजा। तो कहने का भाव ये है कि दादी जो संकल्प करती थी ना, वो करके रहती थी। अचानक मुझे प्रोग्राम मिलता था लंदन में, मैं सेंटर पर थी ग्लोबल हाउस में। अचानक दादी ने मुझे कहा मैनचेस्टर जाओ, वहाँ जो भाई रहता है वो जॉब करता है, वो बेचारा दीवा जगा करके बैठा है, लेकिन सेवा नहीं हो रही है, क्योंकि फुल टाइम जॉब होता है, वो बेचारा सेवा कब करे, सैटरडे संडे लोग भी बिजी होते हैं। तो मुझे भेजा और सेवा शुरू की वहाँ। वो भाई ने मुझे चैलेंज किया था कि बहन 6 महीना रहेगी और जब तक रहेगी उसमें 25 कदम करके जाएगी। मैंने येलो पेजेस उठाना शुरू किया। येलो पेजेस से मैं लोगों को फोन करती थी, और उस समय येलो पेजेस की डायरेक्टरी बहुत यूज किया। दिवाली का प्रोग्राम आया, कहीं राखी का प्रोग्राम आया, तो उनको बुलाती थी और अच्छे से सेवा होती थी। धीरे धीरे सेवा वृद्धि को प्राप्त हुई और मैंने फिर किसी और को हैंड ओवर किया। मैं ही ढूंढती थी कि अब ये बहन आकर के रहे, तो सहज हो जाता था वहाँ सेवा करना। ऐसे ही एक बार शिवानी बहन का प्रोग्राम हुआ, तो उन्होंने को फिर मदद चाहिए, तो कहा कि शिवानी बहन के फॉलोअप के बाद कोई चाहिए तो आप रुक जाओ लंदन में। मैं रतन मोहिनी दादी को लेकर के गई थी लंदन और अमेरिका। तो अमेरिका, क्योंकि लीला बहन को अमेरिका की वीजा नहीं मिली थी, तो दादी ने कहा तुम लेके जाओ, तो मैं लेकर के गई। फिर जब रिटर्न आए हम लंदन, तो मुझे कहा कि तुम रुक जाओ अभी, क्योंकि यहाँ शिवानी के प्रोग्राम के बाद सबका फॉलो करना है, कोर्स कराना है, तो हमें मदद चाहिए, तो रुक गई है। तो जहाँ कुछ अटक जाता था ना, दादी मुझे वहाँ धक्का मारती थी। एक बार रमेश भाई उषाबेन जर्मनी जा रहे थे, अभी उनके लिए खाना बनाने की बात आती थी, कौन जाए खाना बनाने के लिए, अब तुम जाओ। और मैं जब रात को जर्मनी में पहुंची हूँ, और मुझे नहीं पता जर्मनी में कौन रहता है, क्या करता है। सुदेश दीदी दूसरे सेंटर पर थी, दूसरे शहर में थी, और यहाँ दूसरा शहर था। तो एक जर्मन बहन थी, मुझे बोला कि ये सूप बनाया हुआ है, तुम खा के सो जाना। मैंने तू कहाँ जा रही है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, कोई रहता ही नहीं था सेंटर पे। तो किसी का फोन आया जर्मनी में, अब वो जर्मन बोले, अब मुझे जर्मन कुछ समझ में आवे नहीं, तो मैंने फोन रख दिया, सॉरी आई कांट स्पीक जर्मनी, ऐसे करके रख दिया। फिर सुदेश दीदी ने बहुत फोन किए, लेकिन मैंने नहीं उठाए, क्योंकि जर्मन भाषा में बोलेंगे, मैं क्या बोलूंगी। तो दूसरे दिन फिर दीदी ने क्लास के टाइम पर फोन किया कि देवता मैंने कितने फोन किए आपको। मैंने कहा दीदी पहले ऐसा हुआ अनुभव, तो मैंने फिर फोन नहीं उठाए, क्योंकि सेंटर पर और कोई था ही नहीं। ऐसे कहीं पर भी बाबा नए नए अनुभव जरूर कराते थे, और बाबा की मदद का अनुभव बहुत होता था। अभी भी बॉम्बे आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मेरी बहन का संकल्प था कि तुम आओ, और मैं परसों रात को जा रही हूँ अमेरिका फिर, तो इसीलिए मैंने कहा चलो मैं बॉम्बे से बुकिंग करती हूँ, नहीं तो हमेशा हमारे लिए सहज है अहमदाबाद से बैठ गई। लेकिन उसके संकल्प के कारण मैं आई यहाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबको मिल करके।
बाबा की ये हाँ पुराने रतन सभी तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। टोली लेकर के जाएंगी कि वहां पे रहेंगे? दे सबने अनुभव सुना, मन कर रहा है सुनते रहे। मैं खड़ी देख रही थी क्योंकि ऐसे अनुभव बहुत कम मिलते हैं। तो दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने अनुभव से भी लाभान्वित किया और हमने भी बहुत आपका अनुभव सुन सुन के हम भी वहाँ पहुँच रहे थे जहाँ जहाँ पर सुना रहे थे। तभी मैं संजू भाई को कहूँगी कि आप भी स्टेज पर आकर 2 मिनट। शरीर का नाम संजू भाई है और ज्ञान में ज़्यादा पुराना नहीं, 16 साल से ज्ञान में और जब से ज्ञान में चला हूँ तब से भी रहा और बाबा के घर में जब से आया था पहले दिन से ऐसा लगा था कि भाग्यशाली लगता है ना, भाग्यशाली बनते हैं ना पहले दिन जब आते हैं भाग्यशाली लगते हैं। पहले दिन से ऐसा लगा। एक होता है भाग्यशाली है ना और दूसरा होता है सौभाग्यशाली। तो सौभाग्यशाली कौन? भाग्यशाली तो सब होते हैं, बाबा के घर में जो आ जाते हैं सब भाग्यशाली तो होते हैं। सौभाग्यशाली कौन होते हैं? जैसे बाबा के ज्ञान में हम चलते हैं ना, भाग्यशाली हम बन जाते हैं। तो जिस दिन हम बन जाते हैं पक्के बाबा के, उसी दिन से परीक्षाएं शुरू हो जाती है ना। तो जो एक एक करके 100 परीक्षा पार करे वो हो जाते हैं सौभाग्यशाली, है ना। फिर सौभाग्यशाली के बाद क्या होता है? 1000 गुना भाग्यशाली। 1000 गुना भाग्यशाली कौन? नहीं, बाबा ऐसा नहीं है कि परीक्षा लेते ही रहेगा। देखो कोई भी होता है तो हर एक का संबंध आस पड़ोस में, परिवार में, रिश्तेदारी में, सब 1000 लोगों से तो कनेक्शन होता है ना। तो 1000 के बीच में रहते हुए बोले मेरा तो एक सेवा वो हो गया 1000 गुना, है। तो 1000 के बाद क्या होता है? लाख गुना। तो लाख गुना भाग्यशाली कौन? देखो बाबा मुरली बोलते, मुरली का एक महावाक्य कितने का है? कितने का है? लाखों का, है ना। तो जो हर रोज मुरली सुनते वो हो गए लाख गुना, है। लाख के बाद क्या आता है? क्या आता है? है ना। करोड़ भाग्यशाली कौन होगा? तो बाबा बोलते हैं ना कि भी तुम लोग कौन हो? फोटो में कोई। बाबा की दृष्टि पड़ी आप लोगों को, सुन लिया करोड़ों में एक तो वही। उसके बाद क्या आता है? पद्मावतन। तो पद्मावतन भाग्यशाली कौन? जो बाबा की सिरमत पर हर कदम एक एक कदम आगे बढ़ाता है, वो हर कदम में हमारी कितनी कमाई है? तो बाबा की सिरमत के एक एक कदम आगे बढ़ाते रहे हम हो जाएंगे पद्मा। तो अपने आप को चेक करें, हम 100 तक अटके हैं, सौभाग्यशाली तक 1000 में आ गए हैं, लाख में आ गए हैं, पदम में। ये अपने आप को चेक करें। खुशी भाई को कहूंगी कि दीदी का भी स्वागत करें। कैसा लग रहा है दोनों दीदियों को एक साथ देख के? क्योंकि दोनों ही सेवाओं में अलग अलग स्थान पर रहते हैं और हमने देखा कि भले ही ना प्रवीणा दीदी मधुबन में रहते, लेकिन दीदी को वहां पर भी इतना टाइम नहीं रहता है,
कि रोज दीदी के पास जाए, क्योंकि जब दीदी के पास नहीं, जब दीदी प्रवीणा दी के पास नहीं, जब प्रवीणा दी के पास नहीं तो दीदी के पास नहीं ना? क्योंकि जो बहनें जब जाती है तो पार्टी लेकर जाती है, तो उसमें ही काफी बिजी हो जाते हैं ना? तो ये मौका है एक साथ देखने का ना प्रवीण? दो मधुबन देख रहे हैं और दोनों मधुबन से ही सेंटर पर आए हैं। दीदी तो मधुबन में समर्पण और समर्पित है ना, और कोकिला दीदी मधुबन में समर्पित और मधुबन में समर्पण और मुंबई में समर्पित। तो मैं दीदी से भी कहूंगी कि आप भी अपनी शुभकामनाएं। ओम शांति। शुक्रिया, संडे है, कम से कम आराम से सब बैठे हैं। वैसे तो आज बहुत सारी बातें हमने भी प्रवीणा बहन की पहली बार सुनी, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारी हो ही नहीं पाती, क्योंकि वो खुद इतने बिजी होते हैं तो हमारी आपस में भी इतनी बातें हो नहीं पाती है। तो आज कई बातें विदेश की भी आज पहली बार सुनी कि कैसे कैसे सेंटर वहाँ शुरू हुआ और कैसे तकलीफें आई और कैसे बाबा ने मदद किया और सेवा शुरू। मुझे भी नहीं पता कि मैं ये वीजा लेकर के गए थे, वो नहीं पता। क्योंकि जब दादी थे तब तो वो बहुत ही बिजी रहते थे, तो हमारा मिलना भी कम ही होता था, बात करना भी कम ही होता था। तो यही बताया प्रिया बहन ने, हम फ्री हो तब वो बिजी हो, वो फ्री हो तब हम बिजी हो, तो इसलिए ये सब हो ही नहीं पाता है। लेकिन आज गोरेगांव में आना उनका निश्चित था, क्योंकि हम भी यहाँ आए तो उनको भी देखना जरूरी है। बड़ी बहन है यहाँ कहाँ रहते हैं तो देखना भी जरूरी है। नहीं तो हमेशा आते हैं, तो जब दहीसर में थे तब भी एक दो बार ही आना हुआ था, और फिर आते हैं तो कभी बॉम्बे से फ्लाइट हो तो पार्ला में ही जाना होता था, तो वहाँ तो कम ही आना होता था। लेकिन इस समय हमने कहा अभी यहाँ से तो एयरपोर्ट नजदीक है, आप यहाँ आओ, 2 दिन रहो और आप भी देखो हम कहाँ रह रहे हैं, आप सभी से भी उस बहाने से मिलना हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा का भी। और अभी आपको भी लेट हो रहा है, अभी एक डांस भी है जो आप देख करके जाएंगे, और मधुबन की टोली लेकर जाना, ऐसे नहीं चले जाना। सूरज सितारे कहता ये संसार भरम पिताके इन जनों का स्वागत बारंबार है। भरम पिताके प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। सूरज सितारे कहता ये संसार भरम पिताके प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है।
खुशबू प्रेम के लाए हैं हम सेवा है आराधना दीप जलाए श्रद्धा के हम आरती है सद्भावना प्रभु का ये परिवार है आपका ये घरबार है शोभा का परंपार है खुशियों की भरमार है परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है ये आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है प्रवीणा जी को कहूँगी मनीषा को गुलदस्ता देकर बहुत बहुत थैंक्स निशा का भी समय पर एकदम तैयार हो जाते हैं। हमने तो रात को ये कहा 12-1 बजे उन्होंने, क्योंकि उनके लिए